हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड, और इस चैप्टर का नाम था सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर में मैंने काफ़ी बातें आपके साथ डिस्कस की थी। अब उन बातों को मैं बार बार रिवाइज नहीं करूँगा, क्योंकि हमको जो बात करनी है वो बात करनी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। यानी हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में। मैंने बताया था आपको कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, कि ऐसे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, उन गुणधर्म को बोलते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। हमने उनको चार भागों में बांटा था। एक बताया था मैंने आपको वाष्प दाब का आपेक्षीय अवनमन, जिसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्ट में बोलते हैं RLVP। दूसरा बताया था मैंने आपको क्वथनांक उन्नयन, जिसे बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या शॉर्ट में बोलते हैं EBP। थर्ड बताया था मैंने आपको हिमांक अवनमन, जिसे बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या बोल सकते हो DFP। और सबसे लास्ट में बताया था मैंने आपको परासरण दाब, जिसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, या शॉर्ट में बोलते हैं OP। चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। उसमें मैंने दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात आपके साथ डिस्कस कर ली है। मैंने पहले आपको RLVP के बारे में बताया था कि जबकि शुद्ध विलायक में आप अवाष्पशील विलय पदार्थ घोलोगे तो जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है वो कम हो जाएगा। उससे बोला था आपने वाष्प दाब अवनमन। बात क्लियर थी। फिर मैंने आपको क्वथनांक उन्नयन के बारे में बताया था। पहले मैंने आपको ये बताया था कि क्वथनांक क्या होता है, कि क्वथनांक किसी भी द्रव का वह ताप है जिस पर द्रव का जो वाष्प दाब होगा वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाएगा, बराबर। बात क्लियर थी। फिर मैंने आपको क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा बताई थी कि जबकि शुद्ध विलायक में आप अवाष्पशील विलय पदार्थ को घोलते हो तो उसका वाष्प दाब तो कम हो जाता है और क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि। ये जो चेंज हुआ है इसको बोला था आपने क्वथनांक उन्नयन। उसका जो भी डायग्राम था वो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था। इसके अलावा मैंने एक पॉइंट और बताया था आपको वहां पर कॉन्स्टेंट के बारे में। यानी हमने बात की थी एक के कॉन्स्टेंट के बारे में, और वो तीन प्रकार के थे, जिसे आपने बोला था एलिवेशन कॉन्स्टेंट, मोलिकुलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट, या मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट। काफी कुछ बातें इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और RLVP के बारे में डिस्कस कर ली है। अब हमको उन बातों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं जितना भी आपके सिलेबस से, उस सिलेबस से बाहर जितना भी टॉपिक में डिस्कस कर सकता था मैंने वो बातें आपके साथ वहां पर डिस्कस कर ली। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, और वो हमारे पास होती है हिमांक अवनमन। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी हमारे पास? थर्ड हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास हिमांक अवनमन। क्या हुआ अपने पास? हिमांक अवनमन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं जी? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, शॉर्ट में बोलते हैं DFP। यानी हम जो आज बात करने वाले हैं वो अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। हम जो बात करने वाले हैं वो आज बात करने वाले हैं हिमांक अवनमन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम? किसके बारे में बात करने वाले हैं हम? आज बात करने वाले हैं हिमांक अवनमन के बारे में, कि हिमांक अवनमन क्या होता है। आपको इसके बारे में तो पता होगा। मैंने जब आपको पढ़ाया था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो मैंने कहा था अपने पास दो वर्ड होते हैं। एक वर्ड तो हमारे पास होता है अवनमन, और एक वर्ड हमारे पास होता है उन्नयन। उन्नयन का मतलब क्या होता है? बढ़ जाना। और अवनमन का मतलब क्या होता है? कम हो जाना। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हिमांक अवनमन है, इस हिमांक अवनमन में कमी आई। किसमें कमी आएगी? हिमांक में कमी आएगी। किसमें कमी आएगी भाई? हिमांक में। अब हिमांक क्या होता है वो तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा तो लग गया होगा कि इस जो कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है, कौन सी वाली? हिमांक अवनमन, इस प्रॉपर्टी में कमी आई। कमी किसमें आएगी भाई? हिमांक में कमी आएगी। तभी तो नाम क्या रखा है इसने? हिमांक अवनमन। इससे पहले वाला जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया था उसका नाम था क्वथनांक उन्नयन। मतलब वहां पर क्वथनांक का मान बढ़ जाता है और बढ़ने को बोलते हैं उन्नयन। यानी उसको बोला हमने क्वथनांक उन्नयन, और यहां पर कम हो रहा है इसलिए बोलेंगे इसे हिमांक अवनमन। तो कम कौन हो रहा है भाई? हिमांक, इसलिए इसका नाम क्या होगा? हिमांक अवनमन। देखेंगे कि कमी हुई तो हुई क्या। पहला हमारा काम ये होगा कि सर हिमांक में कमी तो हो जाएगी, वो तो सर पता लग रहा है, लेकिन पहले ये तो डिस्कस किया जाए कि ये हिमांक होता क्या है। बाकी आपको हिमांक और क्वथनांक 11th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, फिर भी कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो मैं तो आपको एक एक पॉइंट तरीके डिस्कस करूंगा। इससे पहले भी जितने पॉइंट मैंने डिस्कस किए वो मैंने आपको डिटेल समझाए हैं, ताकि चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो। क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने टॉपिक नहीं पढ़ा होगा तो फिर उनको शायद आगे प्रॉब्लम आए, इसलिए जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो विद डिजाइन विद डिटेल से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हिमांक क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे हम हिमांक अवनमन के बारे में। बात क्लियर है? तो पहला अपने पास क्या होगा? सर हिमांक क्या है, ये हिमांक होता क्या है। जैसे सबसे पहले हमने क्वथनांक उन्नयन में किसके बारे में बात की थी भाई? क्वथनांक के बारे में, यानी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो इसके लिए हमको पहले किसके बारे में बात करेंगे? हिमांक। और हिमांक को क्या बोलते हैं? शॉर्ट में FP। इसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं भाई? फ्रीजिंग पॉइंट। नाम से पता लग रहा है फ्रीजिंग, यानी जिसमें क्या होता है? ठंडा हो जाएगा मामला। ये तो होता है। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? बढ़ जाना, टेम्परेचर का बढ़ जाना। लेकिन यहां पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भाई फ्रीज का मतलब क्या होता है? ठंडा हो जाना।
मतलब ठंडे मतलब क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पर कम। अब देखो परिभाषा क्या होती है, पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर परिभाषा, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसा ही अब हम करेंगे। पहले हम क्या लिखते हैं, परिभाषा, और फिर एग्जाम्पल के द्वारा उस परिभाषा को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। भाई परिभाषा देखो क्या है, हिमांक द्रव का वहताप है, द्रव का किसी का ले सकते हो आप, द्रव का वहताप है जिस पर, यानी ये भी क्या है, टेम्परेचर है भाई, ये भी अभी टेम्परेचर कम होगा, है तो टेम्परेचर ना, जिस पर किसी द्रव का, जिस पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब है, सुना परिभाषा ध्यान से, हिमांक द्रव का वहताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, कोमा उस द्रव के, जिस द्रव का आप ले रहे हो उसी द्रव की बात कर रहे हैं। हिमांक किसी भी द्रव का वह ताप है जिस पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब है उस द्रव की ठोस अवस्था, उस द्रव की ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ध्यान देखना परिभाषा को, परिभाषा क्या कहती है, फिर मैं आपको एक लाइन में परिभाषा समझाऊंगा। परिभाषा क्या कहती है, हिमांक किसी भी द्रव का वह ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, अगर आप कोई लिक्विड ले रहे हो तो उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। सुनो, अगर आपने कोई लिक्विड लिया है, मान लो आपने H2O लिक्विड लिया, क्या लिया जी, हमने ले लिया H2O लिक्विड। सुना बात ध्यान से, परिभाषा क्या कहती है, हिमांक किसी भी द्रव का वह ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, इस लिक्विड का क्या लोगे आप, वेपर प्रेशर, क्या लोगे जी आप, वेपर प्रेशर। जानते हो आप वेपर प्रेशर क्या होता है, पढ़ाया था मैंने आपको इस चीज के बारे में। क्या कहता है, हिमांक किसी द्रव का वह ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, मान लिया मैंने H2O लिक्विड ले लिया तो इसका ले लेंगे वेपर प्रेशर। उस द्रव की ठोस अवस्था, जिस लिक्विड का आप वेपर प्रेशर देख रहे हो उसी लिक्विड की कौन सी अवस्था लेनी है आपको, ठोस अवस्था। तो H2O सॉलिड होता ही नहीं होता, आपकी जो बर्फ होती है वो सॉलिड तो होती है, और किसकी होती है, वाटर की। तो बताओ वाटर ठोस अवस्था में होगा ही नहीं होगा। क्या कहता है, हिमांक द्रव का वह ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, यानी अगर हमने H2O लिक्विड लिया है तो इसका जो वाष्प दाब होगा उस द्रव की ठोस अवस्था, इस द्रव की ठोस अवस्था यही तो होती है, इस अवस्था की वाष्प दाब के, इस अवस्था की वाष्प दाब के क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा। इसको बोलोगे, इस पॉइंट को बोलोगे आप फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलोगे जिसे, इसे बोलोगे फ्रीजिंग पॉइंट। और ये जो दोनों है, कौन, लिक्विड और सॉलिड, दोनों किस में होंगे, साम्य अवस्था में। किस में होंगे जी, साम्य अवस्था में। यानी जब फ्रीजिंग पॉइंट आएगा तो जो लिक्विड और सॉलिड है एक ही लिक्विड के, वो दोनों किस में होंगे, साम्य अवस्था में। बात समझो ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूं, हिमांक किसी भी द्रव का वह ताप है, अगर मान लो अगर आपने द्रव लिक्विड वाटर लिया है, अगर आपने लिक्विड कौन सा लिया, वाटर, तो सुनो परिभाषा क्या कहती है, हिमांक किसी द्रव का वह ताप पर है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, उसी द्रव की, जिस द्रव का आपने वाष्प दाब लिया है ना, उसी द्रव की ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। यानी अगर आपने H2O लिक्विड लिया है तो इसका वेपर प्रेशर होगा, भाई लिक्विड है तो उसका तो वेपर प्रेशर होगा। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ये आ रहा होगा कि सर सॉलिड का तो वेपर प्रेशर होता ही नहीं है। मैंने आपसे कहा था होता नहीं है, लेकिन नेग्लिजिबल मानते हम, होता तो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं होता तो नहीं है, नगण्य होता है, लेकिन कुछ तो होता होगा ना भाई। अगर 0.0001 भी लेके चलते हैं तो कुछ तो होता होगा, फिर भी हम नेग्लिजिबल मानते हैं। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो उसका भी वेपर प्रेशर होता होगा। ये तो नहीं कह सकते बिल्कुल जीरो होगा, कुछ ना कुछ तो होता होगा, पाई चाहे 0.00001 ही हो, लेकिन कुछ तो होता है ना भाई। तो सुनो परिभाषा, हिमांक किसी भी द्रव का वह ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, किसी द्रव का वाष्प दाब उसी द्रव की ठोस, जिस द्रव का आप ले रहे हो ना उसी लिक्विड की कौन सी अवस्था लेनी है, वो ठोस अवस्था, उसी लिक्विड की ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाता है भाई, बराबर। यानी इस बराबर होने पर जो टेम्परेचर होगा, इस बराबर होने पर जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर ही क्या कहलाएगा भाई, फ्रीजिंग पॉइंट। वो क्या कहलाएगा भाई, फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान से देख लीजिए आप डेफिनेशन को, आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि हिमांक किसी भी द्रव का वह ताप है जिस पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब है उसी द्रव की, जिस लिक्विड की आप बात कर रहे हो उसी की कह रहा हूं मैं, जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसी द्रव की ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। यानी जब अगर आपने वाटर लिक्विड लिया और आपने वाटर सॉलिड लिया तो इन दोनों का वेपर प्रेशर जहां पर बराबर हो जाएगा, इन दोनों का वेपर प्रेशर जहां पर बराबर हो जाएगा, वो जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को क्या बोलोगे आप, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलोगे आप, फ्रीजिंग पॉइंट। अरे मैं डायग्राम से बता दूंगा आपको, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप परिभाषा को ध्यान समझने की कोशिश करो कि हिमांक है क्या। हिमांक क्या है, हिमांक किसी भी द्रव का वह ताप है जिस पर द्रव का जो वाष्प दाब है उसी द्रव की ठोस अवस्था की वाष्प दाब की क्या हो जाएगा, बराबर। ध्यान रखना, उसी द्रव की बात कर रहा हूं, किसी दूसरे द्रव की बात नहीं कर रहा। जिसका आपने वाष्प दाब लिया है उसी द्रव की कौन सी अवस्था,
ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाएगा भाई, बराबर। अगर ये मामला हो रहा है तो उसे आप बोलोगे फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलोगे, फ्रीजिंग। और ध्यान रखना फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये भी क्या होता है जी, ये भी एक टेम्परेचर है। क्या है, टेम्परेचर। अब फ्रीज में टेम्परेचर कम ही होता है, तो हमको पता लग गया होगा कि यहां पर अवनमन क्यों आ रहा है, क्योंकि आप जानते हो फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाना, और कम होने को क्या बोलते हैं, अवनमन। कैसे कम होगा वो तो बाद में डिस्कस कर लूंगा अभी आपसे, लेकिन थोड़ा अंदाजा तो हमको लग गया कि यहां पर बात फ्रीजिंग की कर रहे हैं, और फ्रीजिंग में तो टेम्परेचर भाई कम ही होता है, इसलिए हमने क्या लिखा है यहां पर, अवनमन। क्या लिखा है भाई, अवनमन। बात क्लियर हो रही है, मैं क्या कहना चाहता हूं, अब सुनो बात ध्यान से। तो हमने परिभाषा क्या देखी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वह टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वह टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा उसी लिक्विड की सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी हिमांक किसी भी लिक्विड का वह ताप है जिस पर द्रव का जो वाष्प दाब है उसी द्रव की ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाएगा, बराबर। यानी जब अगर आपने मान लो H2 लिया है, अगर आपने H2 लिया लिक्विड में और आपने H2 लिया सॉलिड में, जिसका लिक्विड है उसका आपने सॉलिड लिया, तो इसका जो वेपर प्रेशर है, इसका जो वेपर प्रेशर है, जबकि हमको पता है कि सॉलिड अवस्था का वेपर प्रेशर कुछ भी नहीं होता, लेकिन कुछ तो होता होगा, तो जहां पर ये दोनों वेपर प्रेशर बराबर हो जाएंगे और वो जो टेम्परेचर होगा, वो जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को क्या बोलोगे आप, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलोगे जिसे, फ्रीजिंग पॉइंट। यानी ऐसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड का वेपर और सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर, तो वो जो टेम्परेचर काउंट होता है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। बात क्लियर है। जैसे हमने क्वथनांक में क्या कहा था कि क्वथनांक किसी भी द्रव का वह ताप है जिस पर द्रव का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं आप, क्वथनांक। यहां पर टेम्परेचर कौन सा होगा, जहां पर लिक्विड का वेपर और उसी लिक्विड के सॉलिड का वेपर प्रेशर दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। उस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को बोलोगे आप फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलोगे उसे, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलोगे जिसे, उसे बोलोगे आप फ्रीजिंग पॉइंट। यानी एक लाइन में मतलब ये हुआ, अगर इस डेफिनेशन को अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं तो एक लाइन मतलब क्या होगा इसका, देखो इसका एक लाइन मतलब क्या होगा, इसका एक लाइन मतलब ये होगा कि अगर आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी मैं कहूंगा हिमांक पर, अगर आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट है तो हिमांक पर क्या होगा, द्रव का जो वाष्प दाब है, द्रव का जो वाष्प दाब है वो बराबर हो जाएगा इसी द्रव की, जिस द्रव की बात कर रहा हूं, इसी द्रव की ठोस अवस्था के वाष्प दाब, ठोस अवस्था का वाष्प दाब। बताओ बात सही कि नहीं। यानी हिमांक पर क्या होने वाला है, अगर आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है, अगर आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा कि जहां पर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है किसके बराबर हो जाएगा, इसी लिक्विड की ठोस अवस्था के। ध्यान रखना दूसरा लिक्विड नहीं है, जैसा लिक्विड आपने पहला लिया था वो ही लिक्विड होना चाहिए, कौन सी स्टेट में होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में। बात क्लियर है। तो द्रव का जो वाष्प दाब है इसी द्रव की ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाएगा, बराबर। यानी ये भी वेपर प्रेशर और ये भी वेपर प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगे, और जिस टेम्परेचर पर बराबर होंगे वो टेम्परेचर ही क्या कहलाएगा जी, वो कहलाएगा हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। अब तो डेफिनेशन याद हो गई होगी कि हिमांक क्या होता है कि जहां पर द्रव का जो वाष्प दाब है उसी द्रव की ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाएगा, बराबर, और वो जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को बोलोगे आप उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलोगे, फ्रीजिंग पॉइंट। बात क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए आप इस चीज को। पूरी बातें आपको तरीके समझ में आ जाएगी कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। उम्मीद करता हूं बात यहां तक की क्लियर हो गई होगी। तो हिमांक क्या होता है, हिमांक द्रव का वह ताप है जिस पर किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब है उस द्रव की ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाता है, बराबर। यानी वह टेम्परेचर जहां पर लिक्विड का वेपर और उसकी सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर दोनों क्या होंगे, बराबर, उस टेम्परेचर को बोलेंगे, उस लिक्विड का क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। यानी ऐसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर और उसकी सॉलिड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, उस टेम्परेचर को बोलेंगे उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। बात क्लियर है यहां तक की, शायद यहां तक की बात आपको पूरी क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन हमें हिमांक से मतलब नहीं है, हम तो बात करेंगे हिमांक अवनमन की। किसकी बात करेंगे, हिमांक अवनमन की। हिमांक के अंदर कमी आई तो आई कैसे, शायद मैं समझता हूं कि आपको हिमांक की कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे की। अब सुनो ध्यान से बात, पहले वही काम करेंगे, पहले परिभाषा लिख देंगे, फिर आपको मैं एग्जांपल के द्वारा उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। भाई सुनो ध्यान से, हम बात कर रहे हैं हिमांक अवनमन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं जी, हम बात कर रहे हैं हिमांक अवनमन के बारे में। ठीक है, ठीक है, हम हिमांक अवनमन के बारे में बात करें तो देखो क्या लिखा है, जब किसी, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भाई, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मैं आपको तरीके से एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल। कोई भी लाइन आपको ऐसे नहीं लगेगी कि सर ये तो आपने रटवा दिया। अब तक जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए आपको, तो आपको लग भी गया होगा कि मैंने कोई भी टॉपिक आपको रटवाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। जहां तक मेरा बस लगता है
मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं, और फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो भाई, बताया था मैंने आपको इस चीज के बारे में। सुनो, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, जानते हो ना अवाष्पशील को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल। अब तो सीख गए होंगे भाई। जब किसी शुद्ध विलायक, जानते हो शुद्ध विलायक क्या बोलते हैं? प्योर सॉल्वेंट। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय, पता आपको चीज के बारे में? अवाष्पशील विलय लेंगे हम, जितनी भी हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें हम जो सोल्यूट लेने वाले हैं वो सारे के सारे विलय कैसे होंगे अपने पास? अवाष्पशील। ये अपने पास होंगे नॉन वोलेटाइल। बात क्लियर है? जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को घोला जाता है तो क्या होगा भाई? तो इस विलायक के, तो मैं कहूंगा इसके हिमांक में कमी आ जाती है। आप कहोगे, मैं कहूंगा विलायक में घोला जाता है तो विलयन के, भाई जो अगर आपने शुद्ध विलायक में अगर आपने अवाष्पशील विलय को घोल दिया तो विलायक और विलय मिलकर तो सॉल्यूशन ही बनाएंगे ना। तो आप क्या लिखोगे कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को घोला जाता है तो विलयन के हिमांक का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट, शॉर्ट में बोलते हैं एफपी। जानते हो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? कि जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या होता है? बराबर हो जाता है। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को घोला जाता है तो विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है। हिमांक में क्या आ जाती है भाई? कमी, यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? अभी बात डिस्कस करेंगे हम। मैं तो अभी डेफिनेशन लिख रहा हूं भाई, कि जब किसी शुद्ध विलायक में आप अवाष्पशील विलय को डालोगे तो जो विलयन का हिमांक है वो विलायक की तुलना में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? विलायक का ज्यादा होगा तो हम कहेंगे विलायक के हिमांक, शुद्ध विलायक लिख दूं ज्यादा बेटर होगा, शुद्ध विलायक लिख देता हूं। शुद्ध विलायक के हिमांक तथा विलयन के, शुद्ध विलायक के हिमांक तथा विलयन के हिमांक का अंतर, हिमांक अवनमन कहलाता। देखो भाई बात क्या कहता है, ये आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। मैं आपको एक एक लाइन को तरीके समझाने की कोशिश करूंगा। क्या लिखा हुआ है उसने? कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को, ये अवाष्पशील क्या होता है अपने पास? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्या होता है अपने पास? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्या कह रहे हो? कि जब किसी शुद्ध विलायक में, शुद्ध विलायक क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम? प्योर सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं जी? प्योर सॉल्वेंट। क्या कह रहे हो? जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को घोला जाता है तो आप जानते हो कि ये सॉल्वेंट है, ये अपने पास सोल्यूट है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को घोला जाता है तो विलयन जो बनता है उसके हिमांक में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। यानी आपके पास प्योर सॉल्वेंट था, उसमें जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो वो जो सॉल्यूशन बना उसके जो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। कमी क्यों आई अभी मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, लेकिन आप पहले परिभाषा सुनो ध्यान से। कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को घोला जाता है तो विलयन के हिमांक में क्या आ जाती है? कमी। इसका मतलब क्या हुआ? विलयन का हिमांक कम हो गया। किसकी तुलना में? विलायक की तुलना में। इसका मतलब विलायक का हिमांक ज्यादा होगा। तो हमने क्या लिखा है? शुद्ध विलायक के हिमांक, यानी इसके हिमांक और विलयन के जो हिमांक है उसका जो अंतर होगा, उस अंतर को क्या बोलोगे ये आप? हिमांक अवनमन। उसे क्या बोलोगे आप? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलोगे उसे आप? डीएफपी। शॉर्ट में क्या बोलोगे? डीएफपी। ध्यान से देख लीजिए परिभाषा क्या लिखी हुई है कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को घोला जाता है तो विलयन के हिमांक में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। यानी शुद्ध विलायक के हिमांक तथा विलयन के हिमांक का जो अंतर है उसे बोलते हो आप हिमांक अवनमन। क्या बोलते हो उसे आप? हिमांक अवनमन। बात क्लियर है? अब सर ये तो लिख तो दिया आपने, सर इसे एक्सप्लेन करूं, करेंगे भाई, वो तो काम ही अपना। आपको पहले परिभाषा समझ में आ गई कि मैं क्या कहना चाहता हूं? अब देखो ध्यान से बात, अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे, उससे पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूं। समझ आ गई परिभाषा क्या है? वापस देख लो एक बार कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को घोला जाता है तो विलयन के हिमांक में क्या आ जाती है? कमी। ध्यान रखना, हिमांक में कमी किसके में आई है? इस विलयन के में आई है। ध्यान रखना, विलायक के में नहीं आई है। शुद्ध विलायक के हिमांक तथा विलयन के हिमांक का जो अंतर उसे बोलते हैं आप हिमांक अवनमन। अब क्या है ये देखो ध्यान से बोल, इसका मतलब क्या होगा? देखो, जैसा हमने एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट में किया था वैसा ही हम डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट में करेंगे। तो पहले बना रहा हूं मैं डायग्राम, यानी मैं बना रहा हूं ग्राफ। क्या बना रहे हैं हम? ग्राफ बना रहे हैं भाई कि ये हिमांक अवनमन का ग्राफ कैसा होगा। देखो जी ध्यान से, पूरी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये अपने पास y एक्स है, ये अपने पास x है। यहां पर क्या लेते हैं हम? वेपर प्रेशर।
यहाँ लेते हैं हम वीपी, जान गए ना, वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब। और यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं हम टेम्परेचर यानी तापमान। इधर से इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है और इधर से इधर क्या बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर। अब सुनो ध्यान से बात, जब आपके पास सोल्यूट था, जब आपके पास क्या था, सोल्यूट, और आप जानते हो सोल्यूट कौन सी अवस्था में था, सॉलिड अवस्था में। कौन सी अवस्था में था भाई, सॉलिड अवस्था में। भाई आपके पास सोल्यूट था और सोल्यूट कौन सी अवस्था में था, सॉलिड, जिसे आपने बोला था नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब सुनो, अगर सॉलिड जो अपने पास सोल्यूट है अगर वो नॉन वोलेटाइल है, जब मैं कहूंगा आपके पास जो सॉलिड है वो क्या है अपने पास, नॉन वोलेटाइल। अरे भाई ये मानो कि सॉलिड का वेपर प्रेशर तो होता ही नहीं, आप जानते हो सॉलिड का वेपर प्रेशर होता ही नहीं है, लेकिन हम इसको नेग्लिजिबल तो मानते हैं। हम ये कह देते हैं कि सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होगा वो नेग्लिजिबल होगा, लेकिन कुछ तो होता होगा भाई, 0.000001। अरे कुछ तो होता होगा, जीरो तो नहीं हो सकता बिल्कुल, तो हम इसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, लेकिन कुछ तो होता होगा ना। तो मान लिया कि ये सोल्यूट जो है, सोल्यूट कौन सी अवस्था में अपने पास, सॉलिड अवस्था में। कौन सी अवस्था में, सॉलिड अवस्था में। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने आपको हिमांक की परिभाषा बताई थी। क्या बताई थी, कि वह ताप जिस पर द्रव का जो वाष्प दाब होगा उसी द्रव की ठोस अवस्था के वाष्प दाब की क्या हो जाएगा, बराबर, उसे बोलते हो आप हिमांक। तो सुनो ध्यान से, अगर मैं सोल्यूट ले रहा हूं, कौन सी अवस्था वाला, सॉलिड, तो मान लिया कि उसका वेपर प्रेशर यहां पर है, मान लिया है, जबकि होता तो नहीं है, मान लिया कि उसका वेपर प्रेशर यहां है। तो आप देखो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम करोगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम करोगे, यानी आप किधर बढ़ोगे, पीछे की तरफ। अरे इधर तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, इधर टेम्परेचर घट रहा है, तो मैं कहूंगा इस सॉलिड का तो पहले ही वेपर प्रेशर नहीं था, इस सॉलिड का तो पहले ही वेपर प्रेशर नहीं था। अगर आपने टेम्परेचर को कम कर दिया तो वेपर प्रेशर तो और कम हो जाएगा। अरे सोचो, अगर मैं सॉलिड को टेम्परेचर देता, सोचना, अगर मैं सॉलिड को टेम्परेचर देता तो बताओ किस में चेंज होता हो, लिक्विड में। अरे होता ही नहीं होता। अगर मैं सॉलिड को टेम्परेचर देता, अगर मैं सॉलिड को टेम्परेचर देता तो किस में चेंज होता था, लिक्विड में। अगर वो लिक्विड में चेंज होता तो आप जानते हो लिक्विड का तो वेपर बनता ही नहीं बनता। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने सॉलिड को टेम्परेचर दिया होता, अगर आपने सॉलिड को गर्म किया होता तो वो किस में चेंज होता, लिक्विड में। और अगर वो लिक्विड में चेंज होता तो उसकी वेपर बनती, और अगर उसकी वेपर बनती तो उसका तो वेपर प्रेशर भी होता। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप सॉलिड को टेम्परेचर देते तो उसके वेपर प्रेशर की मान में क्या हो जाती, वृद्धि, यानी उसका वाष्प दाब क्या हो जाता, बढ़ जाता, अगर आप टेम्परेचर देते तो। लेकिन आपने यहां क्या किया, जिस सॉलिड का पहले ही वेपर प्रेशर नहीं था उसका तो टेम्परेचर आपने और कम कर दिया, और टेम्परेचर कम हो जाने के कारण जिसका वेपर प्रेशर पहले इतना था, बताओ कम होगा कि नहीं होगा, वो कम होगा, इतना कम होगा कि नहीं होगा। समझ आ रही बात क्या है, ये बन गया किसका ग्राफ है, ये ग्राफ अपने पास सोल्यूट का, किसका ग्राफ है जी, ये अपने पास है सोल्यूट का ग्राफ, वेपर प्रेशर का ग्राफ है सोल्यूट का। सुनो बात ध्यान से, हमने क्या किया, हमने सोल्यूट लिया, कौन सा सोल्यूट है अपने पास, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और कौन सी स्टेट वाला है, सॉलिड स्टेट वाला, क्योंकि आप जानते हो नॉन वोलेटाइल तो सॉलिड ही होते हैं। आप इस चीज को भी जानते हो कि सॉलिड का वेपर प्रेशर नेग्लिजिबल होता है, लेकिन जीरो तो नहीं होता ना। मान लिया कि उसका वेपर प्रेशर ये है। अब सोचो, अगर मान लो इस सॉलिड को मैं टेम्परेचर देता, इस सॉल्यूट को मैं टेम्परेचर देता, कौन सी अवस्था वाला, सॉलिड वाला, तो जैसे आप सॉलिड को टेम्परेचर देते, तो आप जानते हो सॉल्यूट जब टेम्परेचर देते हैं तो किस में चेंज हो जाता है भाई, लिक्विड में। अरे भाई किसी भी ठोस को जब गर्म किया जाता है तो द्रव में परिवर्तित होता ही नहीं होता। अगर वो द्रव में परिवर्तित होगा तो उसकी वेपर बनेगी, और अगर उसकी वेपर बनेगी तो बताओ वेपर प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर देते तो। लेकिन हम तो यहां टेम्परेचर देने के बजाय टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो पहले ही सॉलिड का वेपर प्रेशर नहीं था, बताओ वेपर प्रेशर में कमी आएगी नहीं आएगी, तो ये कमी किसको दिखाई, नीचे वाले को। देखो कम हो रहा है वेपर प्रेशर, पहले यहां था, अब धीरे 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 कम होकर यहां पर आ गया। बात क्लियर है। अब सुनो बात ध्यान से, फिर हमने क्या लिया, हमने ले लिया जी प्योर सोलवेंट। हमने क्या ले लिया जी, ये ग्राफ समझ आ गया, पहली वाली लाइन क्या कह रही है। अब सुनो ध्यान से, अब हमने ले लिया प्योर सोलवेंट। क्या ले लिया, प्योर सोलवेंट। क्या ले लिया जी, प्योर सोलवेंट। जानते हो प्योर सोलवेंट क्या होगा, प्योर सोलवेंट किस में होगा, प्योर सोलवेंट में सारे के सारे पार्टिकल कैसे होंगे, लिक्विड। क्या होंगे अपने पास, लिक्विड। अगर लिक्विड होंगे तो बताओ उसकी वेपर बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी, और वेपर बनेगी तो उसका तो वेपर प्रेशर भी होगा। भाई आप जानते हो अगर लिक्विड है तो उसकी वेपर बनेगी, और वेपर बनेगी तो उसका तो वेपर प्रेशर भी होगा। बताओ ये जो वेपर प्रेशर है इस सॉलिड से ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा ना इसकी तुलना में। तो अरे इसके वेपर, ये किसका वेपर प्रेशर है, ये सोल्यूट का वेपर प्रेशर है। मैं कहूंगा आपका जो प्योर सोलवेंट था, बताओ लिक्विड था कि नहीं था। अगर लिक्विड था तो उसकी तो वेपर बनेगी, और वेपर बनेगी तो उसका तो वेपर प्रेशर भी होगा। लेकिन इस सॉलिड की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब इसकी तुलना में वेपर क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर कुछ यहां पर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। और ये किसका है, ये किसका है, ये अपने पास है सोलवेंट का। किसका है जी, प्योर सोलवेंट। पूरी बात करो तो मैं किसकी लिख सकता हूं, प्योर सोलवेंट का। किसका है अपने पास, प्योर सोलवेंट का। बात समझ आ रही क्या कह रहा हूं, वापिस सुनो बात ध्यान से। हमने पहले लिया सोल्यूट, कौन सी अवस्था वाला था, ठोस अवस्था वाला। हम जानते हैं कि ठोस अवस्था में
किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर नेग्लिजिबल होता है। मान लिया कि इतना है। अब आप सोचो, अगर आप सॉलिड को टेम्परेचर देते तो सॉलिड किस में चेंज होता? लिक्विड में। और लिक्विड में अगर चेंज होता, बताओ उसकी वेपर बनती कि नहीं बनती? और अगर उसकी वेपर बनती तो उसका तो वेपर प्रेशर भी होता। लेकिन हम टेम्परेचर देने के बजाय हम टेम्परेचर को बढ़ा नहीं रहे, हम तो टेम्परेचर को घटा रहे हैं। और टेम्परेचर घटाओगे तो इसका तो वेपर प्रेशर पहले ही कम था, बताओ और कम होगा कि नहीं होगा? होगा। अब सुनो, हमने ले लिया प्योर सोलवेंट। सोलवेंट कौन सी अवस्था में अपने पास? लिक्विड अवस्था में, यानी द्रव अवस्था में। और द्रव अवस्था में है तो बताओ उसकी वेपर बनेगी नहीं बनेगी? और उसकी वेपर बनेगी तो उसका तो वेपर प्रेशर भी होगा ना। लेकिन इस ठोस से क्या होगा ज्यादा? ये तो ठोस अवस्था में, बताओ द्रव अवस्था में है कि नहीं? तो द्रव का तो वेपर ठोस से ज्यादा होता ही नहीं होता। तो इसका तो यहां पर है तो इसका तो यहां पर होगा ना। अब क्या होगा? जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम करोगे, जैसे जैसे आप लिक्विड के टेम्परेचर को कम करोगे, बताओ वेपर प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है जब लिक्विड को टेम्परेचर दिया जाता है तो वेपर ज्यादा बनती है और वेपर प्रेशर भी क्या होता है? ज्यादा। कब? जब आप टेम्परेचर देते हो। लेकिन आप टेम्परेचर दे नहीं रहे, आप टेम्परेचर को कम कर रहे हो। अगर आपने टेम्परेचर को कम किया तो वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा हमारे पास? कम। यानी टेम्परेचर कम ही होने के साथ साथ इस प्योर सॉल्वेंट के वेपर में क्या आ जाती है भाई? कमी। और वेपर में कमी होने के कारण वेपर प्रेशर भी क्या होता है? कम होता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है, देखो ध्यान से, एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पर इसका जो वेपर प्रेशर है, बताओ यहां पर टिक होगा कि नहीं होगा? यानी इस पॉइंट पर जाकर ये सॉलिड वाला, ये कौन सी अवस्था में है? ये ठोस अवस्था में। और ये कौन सी अवस्था में अपने पास? लिक्विड अवस्था में। दिख रहा है साहब सब आपको? एक पॉइंट ऐसा आता है, ये पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों के वेपर प्रेशर क्या हो जाते हैं? बराबर। देखो जी ध्यान से, ये पॉइंट ऐसा है जहां पर ठोस अवस्था का और द्रव अवस्था का दोनों के वेपर प्रेशर क्या हो जाते हैं? बराबर। आप जानते हो जहां पर ठोस और द्रव दोनों के वेपर प्रेशर बराबर होते हैं, उस टेम्परेचर को इस लिक्विड का क्या बोलेंगे जी? फ्रीजिंग पॉइंट। और ये ले लिया मैंने TF नोट। एफ का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग। टी का मतलब टेम्परेचर, और नोट क्या दिखाता है? प्योर स्टेट को। पता बात समझ में आएगी नहीं? बात समझ में आ गई हो आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूं? बात समझ आ गई कि ये पहला जो अपने पास डायग्राम वो कैसे बना? बात क्लियर है? दिख रहा है साहब आपको कि पहले इस सोलवेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर कम किया वेपर प्रेशर वैसे वैसे कम हो गया। इस पॉइंट पर जाकर इस सॉलिड का और इस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो गया? बराबर। आप जानते हो कि जिस पर सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर होता है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसे? फ्रीजिंग पॉइंट। यानी इस टेम्परेचर पर ये सॉलिड और लिक्विड दोनों किस में होंगे? साम्य में होंगे। किस में होंगे? साम्य अवस्था में। दोनों की जो रेट है बराबर होगी ही नहीं होगी। तो इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? इस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। और अगर प्योर में है तो बताओ नोट लगाएंगे नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। अब सुनो, हमने दूसरी बार क्या बोला कि जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को घोला जाता है, अब क्या करोगे आप? इसमें डाल दोगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्या डाल दोगे इसके अंदर? इसमें डालोगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। डाल दिया आपने। जैसे आप डालोगे तो बनेगा विलियन, और विलियन बनेगा तो विलियन में लिक्विड के साथ साथ किसके पार्टिकल होंगे? सोल्यूट के पार्टिकल भी होंगे। बताओ वेपर में कमी आएगी नहीं आएगी? वेपर में कमी आएगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। अरे आप जानते हो, बार बार पढ़ाया है तो मैंने आपको, तीसरी बार पढ़ा रहा हूं ये तो, कि जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ को डाला जाता है तो वेपर प्रेशर का मान क्या हो जाता है? कम। देखो ये प्योर सॉल्वेंट था, जैसे ही आपने इसमें अंदर सोल्यूट मिलाया तो बताओ इसका वेपर प्रेशर इसकी तुलना में कम होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। ये किसका है? ये अपने पास है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। किसका वेपर प्रेशर है अपने पास? सॉल्यूशन का। अब क्या होगा? जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा, बन गया सॉल्यूशन। आपने प्योर सॉल्वेंट में किसको मिला दिया भाई? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिला दिया। जैसे आपने मिलाया, बताओ वेपर प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा? क्यों कम होगा? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी आ जाएंगे, और बताओ वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम। अब क्या होगा? जैसे जैसे टेम्परेचर घटाओगे, बताओ इसका भी वेपर प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा? होते जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर घटाओगे इसका भी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। और एक अवस्था ऐसी आएगी, कम हो जाएगा, और एक अवस्था ऐसी आएगी, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं आके, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जाकर इसका और इसका जो वेपर प्रेशर है दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे TF। क्या लिखेंगे? यानी ये जो TF है इस लिक्विड का क्या है? इस सॉल्यूशन का क्या है? वो फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है अपने पास? फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान दे लीजिए आप ग्राफ को, ये जो टेम्परेचर अपने पास आ रहा है, ये टेम्परेचर इस सॉल्यूशन का क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। और इसका डिफरेंस क्या होगा? यहां पर ये अपने पास होगा डेल्टा TF। क्या होगा अपने पास? डेल्टा TF। ध्यान से देख लीजिए आप इस ग्राफ को। ये ग्राफ आपको काफी कुछ नॉलेज देके जाएगा भाई, कि ग्राफ कहना क्या चाहता है। ग्राफ ये कह रहा है कि पहले आपके पास सोल्यूट जो था वो सॉलिड अवस्था में था, उस सॉलिड अवस्था में होने के कारण उसका वेपर प्रेशर नेग्लिजिबल था। मान लिया कि इतना था। अगर आप उसे टेम्परेचर देते तो
सॉलिड किस में चेंज होता? लिक्विड में। और लिक्विड में अगर वो चेंज होता तो वेपर बनती, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होता। लेकिन आप टेम्परेचर देने के बजाय टेम्परेचर कम कर रहे हो। अगर कम कर रहे हो बताओ वेपर कम बनेगी नहीं बनेगी? वेपर प्रेशर कम होगा। अब क्या लिया आपने? प्योर सॉल्वेंट। कौन सी अवस्था में था? द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था में था, वेपर बनेगी, वेपर प्रेशर होगा, ठोस से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बना दिया ज्यादा। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करोगे, अब सोचो ना, अगर आप लिक्विड को टेम्परेचर देते तो वेपर ज्यादा बनती, और वेपर ज्यादा बनती तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता। लेकिन टेम्परेचर आपने कम कर दिया। अगर टेम्परेचर अगर आपने कम कर दिया तो वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो बताओ वेपर प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो एक अवस्था ऐसी आएगी जहां पर जाकर इसका वेपर और इसका जो वेपर प्रेशर है दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। और जहां पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। किसका फ्रीजिंग पॉइंट है? इस सोलवेंट का, प्योर सोलवेंट का। फिर हमने क्या लिया? इस सोलवेंट में क्या मिला दिया जी? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जैसे ही मिला दोगे बताओ वेपर प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा? बताया था ना, आरएलवी में भी ये था और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में भी यही था। कम हो गया बॉइलिंग वो वेपर प्रेशर। फिर आप टेम्परेचर घटाओगे तो और कम हो जाएगा, और कम होते होते यहां पर बराबर हो जाएगा। इसको बोलेंगे, इस सॉल्यूशन का क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। और ये जो डिफरेंस है डेल्टा टीएफ, ये कहलाएगा हमारे पास हिमांक अवनमन। क्या कहलाएगा? हिमांक अवनमन। कल बात करेंगे इसके बारे में, अगले वाले लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे कि ये पॉइंट है क्या। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं शायद आपको ग्राफ समझ आ गया होगा। अगले वाले लेक्चर में फिर से इस ग्राफ के बारे में डिस्कस करूंगा और आगे की बातें इस डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में आपको बताई जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।